मेरी ताऊ को मैं अक्सर आधी रात के समय घर से बाहर जाते हुए देखता था। वो अपने ही घर से चोरों की तरह कहीं जाते थे और जब लौट कर आते तो उन्हें देखकर ऐसा लगता कि जैसे उन्होंने न जाने कितनी मेहनत वाला काम किया है। वो बुरी तरह से हाँफ रहे होते थे। कुछ दिनों से मैं उनकी ऐसी हरकतें नोटिस कर रहा था। वो घर में भी हम सबको बहुत कम समय दे रहे थे, ढंग से खाना भी नहीं खाते, लेकिन उनकी हर एक हरकत पर मेरी कड़ी नजर थी। मेरे ताऊ जी गांव की जमींदार थे। गांव के लोग मेरे ताऊ की बहुत इज्जत करते थे। वो दोपहर का खाना खाकर घर से निकल जाते, रात को भी देर से घर आते थे। और अभी तो मैं उन्हें कुछ दिनों से आधी रात को भी घर से बाहर जाते हुए देख रहा था। मैं तो अब तक शहर में रहकर पढ़ाई कर रहा था और 2 महीने की छुट्टियों पर अपने गांव आया हुआ था। मैंने नोटिस किया था कि उनके नंबर पर न जाने किसकी कॉल्स आती रहती थी, लेकिन वो कभी भी उस नंबर पर बात नहीं करते थे, बल्कि मोबाइल को ऐसे ही सुनते सुनते घर से बाहर निकल जाते थे। ताई से भी उनकी बातचीत बहुत ही कम होती जा रही थी और ताई और मैं उनके इस तरह के चेंजेस को देखकर बहुत हैरान परेशान थे। कुछ तो ऐसा था जो बहुत बुरी तरह से खटक रहा था, लेकिन क्या ये हम में से किसी की भी समझ में नहीं आ रहा था। घर के मेंबर्स में तो उनकी दिलचस्पी बिल्कुल ना के बराबर रह गई थी। उनकी लापरवाही को देखते हुए ताई ने भी अब उनसे कुछ भी कहना बंद कर दिया था। लेकिन मैंने अपने दिल में ठान लिया था कि जो भी हो, मैं अपने ताऊ के इन बदलाव की वजह जानकर ही रहूंगा। एक दिन जब ताऊ जी को टिफिन देना था तो मैंने ताई से कहा कि आप मुझे तैयार करके टिफिन दे दीजिए, मैं खुद ही जाकर ताऊ जी को दे दूंगा। ताऊ जी हमारी जमीनों की देख रेख करने के लिए अक्सर चले जाते थे। सच कहूं तो टिफिन देना तो बस एक बहाना था। मैं तो दरअसल देखना चाहता था कि ताऊ जी आखिर कहाँ कहाँ जाते हैं। मैं उनकी सच्चाई के बारे में जानना चाहता था। कुछ ही देर में मैं हमारी जमीनों की तरफ निकल गया, जहां पर गांव के सारे ही लोग बैठते थे। जब मैं वहां पहुंचा तो वहां पर पंचायत के भी काफी सारे लोग बैठे हुए थे। वो लोग मुझे वहां देखकर चौंक गए। मैंने उनसे ताऊ जी के बारे में पूछा तो वो कहने लगे कि बलबीर साहब तो आज यहाँ आए ही नहीं हैं। फिर किसी ने मुझे बताया कि उन्हें तो हमने बड़ी हवेली के पास जाते हुए देखा था। मैं हैरान रह गया कि बड़ी हवेली में ताऊ जी का क्या काम। वहां पर तो कोई भी नहीं जाता है, क्योंकि वो तो न जाने कितने सालों से खाली पड़ी है। जब कभी अगर हमारे यहाँ बहुत सारे मेहमान आ जाते तो उस हवेली को साफ करवा दिया जाता था, ताकि उन मेहमानों को वहां पर ही ठहराया जा सके। लेकिन वैसे तो वहां कभी कोई नहीं जाता। मैंने सोचा कोई बात नहीं, मैं ताऊ जी को बड़ी हवेली में देखने चला जाता हूँ। जैसे ही मैं वहां गया तो बाहर ही मुझे चौकीदार बैठा नजर आया। मैंने उससे ताऊ जी के बारे में पूछा तो उसने मुझे अजीब तरह से इनकार कर दिया कि वो यहाँ पर नहीं आए, लेकिन उसके चेहरे से साफ झलक रहा था कि वो मुझसे झूठ बोल रहा है और घबरा रहा है, क्योंकि उसके चेहरे का रंग सफेद हो गया था। मैंने थोड़ा सा कड़क आवाज में दोबारा चौकीदार से पूछा कि सच सच बताओ कि ताऊ जी हवेली के अंदर गए हैं ना? तो फिर वो अपनी वही बात दोहराने लगा, नहीं छोटे मालिक, बड़े मालिक हवेली के अंदर नहीं हैं। मैंने हैरान होते हुए कहा कि अगर वो यहाँ पर नहीं है तो फिर कहाँ गए, क्योंकि वो खेतों की तरफ भी नहीं मिले थे। अगर वहां नहीं है तो फिर यहीं पर कुछ समय बिताने के लिए आए होंगे। जवाब में चौकीदार कहने लगा, छोटे मालिक आप चले जाइए, अगर बड़े मालिक आएंगे तो मैं आपके बारे में उनको खबर दे दूंगा, लेकिन अभी तो वो यहाँ पर नहीं है। मैं ना चाहते हुए भी चौकीदार की बात मानने के लिए तैयार हो गया था। इस कंफ्यूजन में मैं जैसे ही वहां से जाने के लिए पीछे की तरफ पलटा, तभी अचानक मेरे कानों में हवेली के अंदर से किसी औरत के जोरदार चीखने की आवाज आई थी। मेरा दिल तो जोर जोर से धड़कने लगा था। मैं हवेली के अंदर जाने लगा तो चौकीदार ने मेरा हाथ पकड़कर रोक लिया। वो कहने लगा, छोटे मालिक आप यहाँ से चले जाइए, आप अंदर मत जाइए। मैंने कहा, पीछे हट जाओ, मेरे रास्ते में मत आना, वरना बहुत बुरा होगा। मुझे देखना है कि अंदर कौन है। चौकीदार फिर भी मेरी बात को सुन नहीं रहा था। मैंने उसे तुरंत ही धक्का दिया और मैं
भागता हुआ हवेली के अंदर चला गया। चौकीदार भी भागते हुए मेरे पीछे ही आया था। इससे पहले कि वो मुझे रोकता, मैं हवेली के ऊपर वाले पोर्शन की तरफ भागने लगा था, क्योंकि चिल्लाने की आवाज ऊपर की तरफ से ही आ रही थी। मैं उस कमरे की तरफ गया जहां से आवाज आ रही थी, और जैसे ही उस कमरे के अंदर पहुंचा तो वहां जाते ही मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। मेरे तो होशो हवास ने काम करना ही बंद कर दिया था। मैंने फटी फटी आंखों से सामने की तरफ देखा तो सामने का नजारा मुझे परेशान करने के लिए काफी था। मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे ताऊ को मैं कभी इस हाल में भी देखूंगा। मुझे अपने ताऊ से नफरत होने लगी थी, क्योंकि मैंने हमेशा उन्हें अपने पिता का दर्जा दिया था, लेकिन वो मेरे पिता कहलाने के लायक ही नहीं थे। मैं इस मामूली से गांव में पैदा हुआ था। मैं और मेरी बहन, बस हम दो ही औलादें अपने माता पिता की संतान थीं। मेरी बहन हमारे पूरे खानदान में इकलौती लड़की थी, क्योंकि मेरे ताऊ की तो कोई औलाद ही नहीं थी और मेरे चाचा के भी सिर्फ बेटे ही थे। हमारे पूरे परिवार में कोई भी लड़की नहीं थी, यहाँ तक कि मेरी कोई बुआ भी नहीं थी। इस वजह से मेरी बहन को सब लोग बहुत चाहते थे। लेकिन फिर एक हादसे में मैं और मेरी बहन कविता ने हमारे माँ बाप को खो दिया। उसके बाद से मेरे ताऊ ताई ने ही हम दोनों भाई बहनों की परवरिश की थी और हमारी जिम्मेदारी उठाई, क्योंकि उनके अपनी कोई औलाद नहीं थी। मैं अपने ताऊ जी का बहुत लाडला था। मेरे ताऊ जी ने कभी भी मुझसे ऊंची आवाज में बात तक नहीं की थी। मेरे ताऊ जी गांव के जमींदार थे। हम लोगों की गांव में बहुत इज्जत थी और हमारी बहुत सारी हवेलियां भी थीं। हम बहुत अमीर थे। हमारे पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। मैं वकील बनना चाहता था, इसलिए ताऊ जी ने मुझे शहर पढ़ने के लिए भेज दिया था। मैं यहाँ पर 2 महीने की छुट्टियों पर आया हुआ था। मेरी लाइफ मेरे हिसाब से गुजर रही थी। मेरे ताऊ ताई मुझे बहुत प्यार करते थे और मेरी बड़ी बहन भी मुझे बहुत चाहती थी। उसे भी पढ़ने के लिए मेरे ताऊ ने शहर भेजा था। उसे भी मेरे घर में बहुत प्यार मिलता था, क्योंकि वो इस घर की इकलौती बेटी थी। जब मेरी बहन की पढ़ाई पूरी हो गई तो उसके बाद ताऊ ताई उनके लिए रिश्ता देखने लगे थे। मेरे ताऊ ताई ने हमेशा सबका ख्याल माँ बाप की तरह ही रखा था। मेरे चाचा की तो शादी हो चुकी थी और वो अपने परिवार के साथ अलग घर में रह रहे थे, और हम लोग इस हवेली में अपने ताऊ ताई के साथ ही रहते थे। जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी। मेरी बहन कविता की पढ़ाई पूरी हुई और फिर वो शहर से वापस गांव लौट आई थी। लेकिन जब उसे मैं गांव में नहीं मिला तो वो एक दिन मुझसे मिलने शहर मेरे कॉलेज आ गई। उसे देखते ही मैं तो हैरान रह गया था। मेरी बहन बहुत खूबसूरत हो गई थी। उसकी उम्र लगभग 32 साल की हो चुकी थी, लेकिन उसे देखकर कोई भी नहीं कह सकता था कि मेरी दीदी 32 साल की है। पढ़ाई की वजह से उन्होंने अभी तक शादी नहीं की थी, क्योंकि वो खूब पढ़ना चाहती थी। हालांकि हमारे गांव में लड़कियों को ज्यादा पढ़ने लिखने की परमिशन नहीं दी जाती, लेकिन मेरे ताऊ ने मेरी दीदी की हर ख्वाहिश को पूरा किया था। अब क्योंकि दीदी पढ़ाई कंप्लीट कर चुकी थी, इसीलिए वो बीच बीच में काफी दिन तक मेरे फ्लैट में मेरे साथ रहकर जाती थी, और वैसे वो परमानेंट गांव में ही रहने लगी थी। और इस वक्त तो मैं भी अपने गांव आया हुआ था। मुझे यहाँ पर आए हुए अभी 2 दिन ही गुजरे थे कि ताऊ ने बताया कि गांव से कुछ लोग दीदी का रिश्ता लेकर आ रहे हैं, लेकिन दीदी को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। उन्होंने ताऊ को बता दिया कि वो किसी और को पसंद करती है। यहाँ तक कि सिर्फ पसंद नहीं करती, बल्कि वो तो उस इंसान से शादी भी कर चुकी है। उनके मुंह से ये बात सुनकर तो हम लोगों के होश ही उड़ गए थे। दीदी ने बताया कि उन्होंने जिससे शादी की है उसका परिवार हमारे बगल के गांव में ही रहता है, जो कि दीदी के साथ ही पढ़ रहा था। और वहीं उन दोनों को कॉलेज में एक दूसरे से प्यार हो गया और उन्होंने एक दूसरे को पसंद कर लिया। उसके बाद उनके बीच में बातचीत शुरू हो गई थी, और फिर ना जाने उन लोगों के दिमाग में क्या आया कि उन्होंने खामोशी से कोर्ट मैरिज कर ली। इस बात पर हमारे घर में काफी हंगामा हुआ था। मेरी दीदी के पति अजीत जीजा जी भी हमारे घर आ गए थे, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि ताऊ जी दीदी की शादी कहीं और करवाना चाहते हैं।
पहले तो ताऊ जी ने इस बात पर बहुत हंगामा मचाया था, लेकिन दीदी जिद पकड़कर बैठ गई थी कि वो अब शादीशुदा है और इसीलिए सब लोगों को उनका रिश्ता एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, नहीं तो वो कोई गलत कदम उठा लेंगी। इसके बाद ताऊ जी ने अजय जीजा जी को घर बुलाया। उनके बीच कुछ बातचीत हुई। फिर ताऊ को उनके रिश्ते पर कोई खास ऐतराज नहीं था, लेकिन मैंने देखा था कि वो काफी देर तक अजय जीजा जी के चेहरे पर से नजर नहीं हटा सके थे। न जाने क्यों वो उनको बहुत घूर घूर कर देख रहे थे। हम लोगों को भी ये कुछ समझ नहीं आया था। ताऊ जी ने कभी भी दीदी की आंखों में आंसू नहीं आने दिए थे और इसीलिए उन्होंने उनकी इतनी बड़ी गलती को भी आसानी से माफ कर दिया था। हालांकि मेरे चाचा चाची ने इस बात पर बहुत हंगामा किया था, लेकिन फिर ताऊ जी ने उन लोगों को भी खामोश कर दिया। मेरी दीदी विदा होकर अपने ससुराल चली गई थी, लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद ही वो हवेली वापस लौट आई। उसका कहना था कि इस घर में उसका भी हिस्सा है और जितना भी उसका हिस्सा है उसको दे दिया जाए। ये बात सुनकर ताऊ जी को बहुत अफसोस हुआ था। दीदी ने कहा कि ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं इस घर में ही रहना चाहती हूँ। दीदी ने कहा कि उनका उनके ससुराल में दिल नहीं लगता है, इसीलिए वो हमारे घर में अपने हिस्से की जगह पर रहना चाहती हैं। ये बात सुनकर मेरे ताऊ को गुस्सा आया, मगर कानूनी तौर पर इस घर में दीदी का भी बराबर का हिस्सा था, इसीलिए उन्होंने दीदी को घर में रहने से रोक टोक नहीं की। अजय जीजा जी बहुत अच्छे इंसान थे। वो तो हमेशा ही दीदी की हाँ में हाँ मिला दिया करते थे, क्योंकि वो उनसे बहुत प्यार करते थे। अजय जीजा जी ने बहुत ही जल्द हमारे घर की फैमिली मेंबर्स के दिल में जगह बना ली थी। सभी लोगों को अजय जीजा जी बहुत पसंद आए थे और उनका बिहेवियर भी उनको बहुत अच्छा लगा था। दीदी हमारे घर में सिर्फ इसलिए रहने के लिए आ गई थी क्योंकि उन्हें अपने ससुराल में अच्छा नहीं लग रहा था। हालांकि उनके पति के पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। वो दीदी को हर तरीके से खुश रखने की कोशिश कर रहे थे। उन दोनों के बीच बहुत ही गहरी मोहब्बत थी। अब दीदी अपने पति के साथ हमारे घर में ही शिफ्ट हो गई थी। मैंने महसूस किया था कि ताऊ जी का बिहेवियर अजय जीजा जी के साथ बहुत गुस्से भरा था, जबकि मेरे चाचा और चाची और साथ ही साथ उनके बच्चे भी जीजा जी से बहुत इम्प्रेस हुए थे। हालांकि मैं भी उनसे काफ़ी इम्प्रेस था क्योंकि वो वाकई बहुत अच्छे थे। मेरी ताई भी अजय जीजा जी से काफ़ी खुश रहती थी क्योंकि वो उनकी बहुत इज्जत करते थे। मुझे तो बस ये बात समझ नहीं आती थी कि मेरे ताऊ को अजय जीजा जी को एक्सेप्ट करने में क्या प्रॉब्लम थी, जबकि हमारे पूरे घर ने तो अजय जीजा जी को एक्सेप्ट कर लिया था। और जब दीदी हमारे घर शादी करके आई थी तो उन्होंने बताया भी था कि उन्होंने किस तरह से अजय जीजा जी से शादी कर ली थी, लेकिन उस वक्त तो ताऊ जी ने कोई भी प्रॉब्लम नहीं जताई थी। तब तो उन्होंने सब लोगों के सामने ऐसे रिएक्ट किया था जैसे कि उन्हें इस रिश्ते से कोई ऐतराज ही नहीं हो। अजय जीजा जी ने अपने अच्छे बिहेवियर से ससुराल वालों के दिल में अपनी जगह बना ली थी। इधर दीदी भी अपनी नई जिंदगी की शुरुआत बहुत खुशी खुशी कर रही थी, जबकि दूसरी तरफ शुरू के कुछ दिन तो हमारे घर में उनके अच्छे से गुजरे थे। मैंने नोटिस किया था कि दीदी के सामने तो ताऊ जी जीजा जी के साथ बहुत अच्छे तरीके से बिहेव करते थे और उनके पीठ के पीछे अजय जीजा जी की बातों ही बातों में वो खूब इंसल्ट करते रहते थे। लेकिन जीजा जी इतने अच्छे इंसान थे कि उन्होंने इस बात के बारे में अभी तक अपनी पत्नी से कोई भी बात नहीं की थी। मैं तो इस बात से परेशान भी हुआ था कि इन दोनों की लव मैरिज के बीच सबसे ज्यादा बोझ तो मुझे जीजा जी पर ही लग रहा है, क्योंकि उन्होंने दीदी की खुशी की खातिर अपने परिवार वालों से भी अलग रहने की ठान ली थी। कभी वो अपनी फैमिली वालों को मनाते हैं तो कभी ताऊ जी का मूड उनसे खराब हो जाता है। ताऊ जी ने जीजा जी पर काफी सारी पाबंदियां भी लगाना शुरू कर दिया था। वो जहां पर नौकरी करते थे, ताऊ ने कहा था कि मुझे तुम्हारी उस जगह पर नौकरी करना बिल्कुल पसंद नहीं है। उन्होंने इसके बाद गांव के एक सरकारी स्कूल में जीजा जी को जॉब दिलवा दी थी। हालांकि वो गांव के ही एक बैंक में नौकरी करते थे। ताऊ जी हर बात पर उन्हें झिड़क कर रख दिया करते थे और बेचारे जीजा जी दीदी को इस बारे में
कुछ भी नहीं बताते थे। वो यही कहते थे कि वो उनके साथ शादी करके बहुत खुश हैं। जीजाजी ताऊ की हर बात को खामोशी से बर्दाश्त करते थे। उन्हें ताऊ पर कभी भी गुस्सा नहीं आया था। वो अपनी इंसल्ट भी सहन करते रहते थे। जीजाजी को देखकर मुझे लगता था कि उनकी परवरिश अच्छी तरह से की गई है। ताऊ ने मुझे जीजाजी से बात करने के लिए मना किया हुआ था। वो कहते थे कि इस आदमी के ज्यादा करीब होने की जरूरत नहीं है। ये तुम्हारी बहन का पति जरूर है, मगर ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसको मैंने सिर्फ तुम्हारी बहन की खातिर ही एक्सेप्ट किया है। ताऊ जी की इस बात पर मुझे बहुत गुस्सा आया था। मुझे तो पहले दिन से ही जीजाजी बहुत पसंद आए थे। अब उनको पता नहीं क्यों वो पसंद नहीं आते थे और वो क्यों उनके लिए ऐसी बातें करते रहते थे। लेकिन मैं ये बात समझ गया था कि दीदी के सामने ताऊ जीजाजी के साथ अच्छे बिहेवियर का नाटक सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि कहीं दीदी को बुरा ना लग जाए। पता नहीं ताऊ को जीजाजी से क्या प्रॉब्लम थी। वो जब भी हमारे घर में होते तो ताऊ का मूड खराब हो जाता था और उनके पीठ के पीछे उन्हें वो बहुत बुरा भला कहते थे। उनके इस बिहेवियर ने मुझे बहुत परेशानी में डाल दिया था। दीदी ने एक दिन हमें खबर सुनाई कि वो प्रेग्नेंट है और इस खुशी से हमारे घर में रौनक आ गई थी। लेकिन ताऊ को इस बात पर बहुत गुस्सा आया था। मैंने इस बारे में अभी तक दीदी को नहीं बताया था कि वो जीजा जी से नफरत करते हैं, क्योंकि मैं अपनी दीदी के हंसते खेलते हुए चेहरे को मुरझाया हुआ नहीं देख सकता था। मगर इस समय जीजा जी बहुत खामोश रहने लगे थे, जिसको देखते हुए मैं जीजा जी से ताऊ के पीछे थोड़ी बहुत बातें कर लिया करता था। जीजा जी भी मेरे साथ खुश रहने लगे थे। जीजा जी शायद ताऊ जी की बताई गई नौकरी से खुश नहीं थे और दीदी को भी इस बात से कोई एतराज नहीं था। इसलिए जीजा जी को ताऊ और दीदी की हर बात को एक्सेप्ट करना पड़ा था। जीजा जी कुछ भी करते, लेकिन ताऊ उनसे खुश नहीं होते थे। और तो और उन्हें उनका हमारे घर में रहना भी बिल्कुल पसंद नहीं था। लेकिन जीजा जी तो हमारे घर में ही रह रहे थे। ताऊ के लाख मना करने के बावजूद भी वो अपने घर नहीं गए थे। लेकिन मुझे जीजा जी का ये अंदाज बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि मैंने अभी तक उनके अंदर कोई बुराई नहीं देखी थी। इसलिए मैं खुश था कि मेरी दीदी को जीजा जी के जैसा हमसफर मिला है। मगर ताऊ तो किसी न किसी तरह से जीजा जी और दीदी को हमारे घर से निकाल देना चाहते थे। लेकिन गुजरते हुए वक्त के साथ मैंने देखा था कि अब तो जीजा जी भी ताऊ की इन हरकतों से तंग आकर उन्हें पलटकर जवाब देने लगे थे, और इसीलिए मैंने उन दोनों के बीच कुछ और ही महसूस करना शुरू कर दिया था। मुझे ताऊ की जीजा जी से नफरत की वजह अभी तक समझ में नहीं आई थी, लेकिन ताऊ का इस तरह से उनके पीछे पड़ जाना, उनकी जिंदगी को तंग करके रख देना और बेवजह उनको परेशान करना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। मैं कभी कभी सोचता था कि मुझे इस बारे में अपनी दीदी से बात करनी चाहिए, लेकिन फिर मैं कुछ सोचकर पीछे हट जाता था। हमारे घर में कोई भी मेरे ताऊ के खिलाफ नहीं जा सकता था। बस यही सब सोचते हुए मैंने अब तक कोई बड़ा कदम नहीं उठाया था, क्योंकि जो भी था पर हमारे ताऊ ने हमारी परवरिश की थी और हमें पाल पोस कर बड़ा किया था, और मैंने भी हमेशा उन्हें अपने पिता का दर्जा दिया था। एक दिन मैंने देखा कि छत पर ताऊ और अजय जीजा जी आपस में बैठे हुए बातें कर रहे थे। मैं छत पर ही जा रहा था, लेकिन छत पर जाने से पहले उन दोनों की बातें सुनकर मैं सीढ़ियों पर ही रुक गया था। मुझे उन लोगों को देखकर ये लगा कि जैसे वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने होने से पहले भी एक दूसरे को जानते हैं। ये अब मेरे लिए बहुत हैरान कर देने वाली बात थी। अजय जीजा जी तो शुरू से ही शहर में पढ़े लिखे थे। उनके पिता ने तो उन्हें बचपन में ही शहर पढ़ने के लिए भेज दिया था। ये बात दीदी ने हमें बताई थी, और दीदी के साथ वो शहर से ही शादी करके यहाँ आए थे। उसके बाद ही उन्होंने यहाँ गांव में नौकरी करना शुरू किया था। लेकिन ये सब देखकर मैं बहुत ज़्यादा हैरान था। घर में अजय जीजा जी का बिहेवियर, जो अब तक सबके साथ बहुत अच्छा था, वो भी अब धीरे धीरे बदलने लगा था, जिस पर हम लोग बहुत परेशान थे। यहाँ तक कि अजय जीजा जी का बिहेवियर दीदी के साथ में गुस्से भरा रहने लगा था। जो इंसान अपनी मोहब्बत की खातिर अपनी पत्नी से इतना प्यार करता था, आज वो अपनी पत्नी से ढंग से बात तक नहीं कर रहा था। मुझे ये सब बहुत अजीब लग रहा था
और अब धीरे धीरे लगने लगा था कि ताऊ शायद इसी वजह से अजय जीजा जी को ज्यादा पसंद नहीं करते थे। दीदी जीजा जी के बिहेवियर से दिन ब दिन अंदर ही अंदर घुलती चली जा रही थी। हालांकि उनके पेट में बच्चा भी था। एक दिन दीदी मुझे अपनी जिंदगी की कहानी बताकर बहुत रो रही थी। मैंने उनको तसल्ली दी। उन्होंने मुझे बताया कि मैं अजय से बहुत प्यार करती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि एक दिन अजय मेरे साथ ऐसा भी करने लगेगा। उसकी खातिर मैंने क्या कुछ नहीं किया। मैंने दीदी को तसल्ली दी और उन्हें समझाया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो। अब तो जीजा जी दीदी से मिलने के लिए यहाँ पर आ ही नहीं रहे थे। अब तो वो ज्यादातर अपनी फैमिली के पास ही रहने लगे थे। दीदी प्रेगनेंसी के दिनों में और ज्यादा जीजा जी की इस तरह से दूरी को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी और इसी वजह से ही उनका बिहेवियर चिड़चिड़ा सा हो गया था। मैं सोच रहा था कि मुझे जीजा जी से इस बारे में बात करनी चाहिए, लेकिन काफी दिन हो गए थे वो हमारे घर पर आ ही नहीं रहे थे। लेकिन इसी दौरान ताऊ का बिहेवियर सबके साथ बहुत अच्छा था। वो घर में खुशी से रहने लगे थे। और तो और दीदी जब उनके सामने रोने बैठ जाती तो उन्हें वो समझाते थे कि मैं तो कहता हूँ कि अपने इस बच्चे को भी खत्म कर दो और उस घटिया इंसान से अपनी जान हमेशा हमेशा के लिए छुड़ा लो। लेकिन जब बच्चा खत्म करने की बात आती तो दीदी जोर जोर से चिल्लाने लगती थी और कहती थी कि ये मेरा और अजय का बच्चा है, मैं इसे कभी भी खत्म नहीं कर सकती। मैं समझ गया था कि ताऊ क्या चाहते हैं कि दीदी इस बच्चे को खत्म कर दें और इससे छुटकारा पाले और फिर वो उन्हें तलाक दिलवाकर फिर अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। मैं अजय जीजा जी की तलाश में था। जीजा जी लेकिन मुझे कहीं भी नहीं मिल रहे थे। न जाने वो कहाँ पर चले गए थे। मैं उनको देखने के लिए वहां पर भी गया था जहां पर वो पहले नौकरी करते थे। एक दिन रात के 2:30 बज रहे थे कि अचानक मेरे एक फ्रेंड की शहर से कॉल आ गई। मैं उससे बात कर रहा था और बात करते करते ही मैं छत पर चला गया था, क्योंकि छत पर बहुत अच्छी हवा चल रही थी। मैं काफी देर तक छत पर बैठकर अपने फ्रेंड से बात करता रहा। मैंने नोटिस किया कि रात के इस टाइम पर ताऊ घर का दरवाजा खोलकर कहीं बाहर जा रहे थे। ताऊ को देखकर मैं हैरान रह गया। मैंने जल्दी से कॉल कट की और ताऊ का पीछा करने के लिए चला गया कि आखिर इतनी रात को वो कहाँ जा रहे हैं। इतनी रात को उन्हें घर से निकलने का ऐसा क्या अर्जेंट काम पड़ गया था। मैंने देखा कि ताऊ कच्ची सड़क वाले रास्ते पर जा रहे थे। ये रास्ता जंगल की ओर जाता था। ताऊ सड़क के एक किनारे की तरफ जाकर रुक गए। मैं भी उनका पीछा कर रहा था, पर धीरे धीरे चल रहा था कि कहीं ताऊ को शक ना हो जाए कि मैं उनका पीछा कर रहा हूँ। ताऊ रुक गए और फिर उन्होंने अपने कुर्ते की जेब से मोबाइल निकाला और उन्होंने किसी का नंबर डायल किया था। वो कॉल पर बात करके कह रहे थे कि आ जाओ, मैं यहाँ पर खड़ा हुआ तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मैं भी चौंक गया था कि आखिर ताऊ से कौन मिलने के लिए आ रहा है, वो भी इतनी रात को। लगभग 15 मिनट के इंतजार के बाद वो इंसान तो उनसे मिला, लेकिन ये देखकर मैं हैरान रह गया था कि पिछले इतने दिनों से जो इंसान गायब था वो ताऊ से मिलने के लिए आ गया था। और ये कोई और नहीं बल्कि अजय जीजा जी थे। ताऊ और जीजा जी मुझसे काफी दूरी पर खड़े हुए थे, इसीलिए मुझे उनकी ज्यादा कोई बात साफ साफ सुनाई नहीं दे रही थी। वो दोनों किसी बात पर बहस कर रहे थे। मैंने सिर्फ इतना सुना था कि ताऊ जीजा जी से कह रहे थे कि तुम बहुत बिगड़े हुए इंसान हो, तुम मेरी भतीजी की जिंदगी से चले जाओ। ताऊ ने तेज आवाज में कहा था। तब जवाब में जीजा जी भी ताऊ पर चिल्लाए थे। उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ आपकी भतीजी की खातिर ही आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, वरना आज तक मैं किसी के आगे नहीं झुका हूँ। जीजा जी ने कहा, आप कितने शरीफ हो ये तो मैं भी जानता हूँ, इसीलिए बेहतर यही होगा कि आप मुझे मुंह खोलने पर मजबूर मत करो, वरना दोनों का नुकसान हो जाएगा। ताऊ बोले, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम देख लेना। ताऊ ने बहुत गुस्से में आकर जीजा जी से बात कही थी। उसके बाद ताऊ पलटकर वापस आने के लिए मुड़ गए तो मैं जल्दी से पेड़ की आड़ में छुप गया था ताकि वो मुझे देख ना सकें। उनकी बातों ने मुझे और भी ज्यादा कंफ्यूज कर दिया था।
मुझे जीजा जी के बोलने के अंदाज पर बहुत हैरत हुई थी। मैंने उन्हें कभी ताऊ से इस तरह से बात करते हुए नहीं देखा था। आज पहली बार उनको मैंने इस तरह से बात करते हुए देखा। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि अभी तक उन्होंने ताऊ की हर गलत बात को खामोशी से और मुस्कुराते हुए एक्सेप्ट किया था। शायद ऐसा इसलिए हो सकता है कि वो दीदी के सामने ताऊ के साथ अच्छा बिहेव रखते हों। मैंने सोचा था कि मैं घर जाकर दीदी को इस बारे में सब कुछ बता दूंगा। मैं ताऊ के घर जाने से पहले ही घर चला गया था, लेकिन ये देखकर मैं हैरान रह गया था कि घर की सारी लाइट्स ऑन थी। दीदी की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। ताई उनके लिए परेशान हो रही थी। मैं जल्दी से दीदी को गोद में लेकर अस्पताल जाने वाला था कि तभी थोड़ी देर के बाद ही ताऊ जी घर पर आ गए। उन्होंने जब दीदी की ऐसी हालत देखी तो गाड़ी में बिठाकर वो उन्हें अस्पताल लेकर चले गए। हम लोग दीदी के लिए बहुत परेशान थे, क्योंकि हम सभी उनसे बहुत प्यार करते थे। दीदी की ऐसी हालत देखकर मैंने उनको इस बारे में कुछ भी ना बताने का फैसला कर लिया था। मैं भी थोड़ी देर के बाद ताऊ के साथ अस्पताल चला गया। मैंने वहां जाकर ताऊ से कहा कि हमें जीजा जी को दीदी की तबीयत के बारे में बता देना चाहिए। ताऊ को मेरी इस बात पर गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा कि तुम खामोश खड़े रहो, तुम्हें ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर दीदी का चेकअप कर रहे थे। 1 घंटा चेकअप के बाद डॉक्टर ने आकर बताया कि दीदी अपने बच्चों को खो चुकी हैं। ये बात सुनकर मैं हैरान रह गया था। हालांकि मेरी आंखों में भी आंसू आ गए थे। मैंने ताऊ से कहा कि हमें इस बारे में तो जीजा जी को बता देना चाहिए, क्योंकि ये तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन ताऊ मुझे लगातार मना किए जा रहे थे। फिर मैं खुद ही एक कोने में जाकर चुपके से जीजा जी को कॉल लगाने चाही, मगर उनका नंबर तो स्विच ऑफ जा रहा था। मैं बहुत परेशान था कि जीजा जी को ऐसे मोमेंट पर दीदी के साथ होना चाहिए। सुबह हो गई थी जब दीदी को होश आया और उन्हें पता चला कि उनका बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा, तो वो बहुत रो रही थी और वो बार बार अजय जीजा जी को याद कर रही थी। ताऊ को तो जैसे उनके रोने से भी कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। सभी लोग अस्पताल आ गए थे और दीदी के लिए बहुत परेशान थे। साथ ही साथ जीजा जी को भी लोग बुरा भला कह रहे थे कि ऐसे वक्त पर उन्हें दीदी के साथ होना चाहिए। मेरे चाचा जी तो कह रहे थे कि ऐसा लापरवाह इंसान तो हमने कभी भी कहीं नहीं देखा, जिसको ना तो अपनी पत्नी की चिंता है और ना ही अपने होने वाले बच्चों की। मुझे अब लोगों की इस तरह की बातें बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मैं फौरन ही अजय जीजा जी के घर चला गया और वहां जाकर मैंने थोड़ा हंगामा भी किया कि आप लोगों को कोई फिक्र ही नहीं है, उधर मेरी दीदी किस कंडीशन में है, और ना ही अजय जीजा जी को कोई परवाह है। वो इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं अपनी पत्नी और अपने बच्चों के लिए। मैंने कहा कि अगर जीजा जी घर पर हैं तो उन्हें मेरे साथ अस्पताल भेज दीजिए, क्योंकि उनका बच्चा भी दुनिया में नहीं रहा। दीदी की भी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है। अजय जीजा जी की मम्मी ने मुझे बताया कि बेटा, अजय तो कल रात से घर ही नहीं आया है। हालांकि कल रात तो जीजा जी ताऊ से मिलने के लिए आए थे। अब वो सच कह रही थी या झूठ, ये तो मुझे नहीं पता। पहले तो मुझे उनकी बात पर यकीन ही नहीं आ रहा था। मुझे लगा कि शायद वो अपनी शर्मिंदगी छुपाने के लिए ये बात कह रही हैं कि उनका बेटा घर में नहीं है, पर मुझे उनके चेहरे पर परेशानी साफ नजर आ रही थी। उन्हें देखकर लग रहा था कि इस बात का अफसोस तो उन्हें भी है कि उनका खून उनसे जुदा हो गया है। मैं ज़्यादा कुछ उनसे नहीं कह पाया था और वापस अस्पताल आ गया। हालांकि 1-2 जगह रास्ते में भी मैं जीजा जी को ढूंढ कर आया था, लेकिन जीजा जी मुझे कहीं नहीं मिल रहे थे। 3 दिन बाद दीदी घर आ गई थी। दीदी की तबीयत ठीक नहीं थी। वो बार बार जीजा जी को ही याद कर रही थी और अपने बच्चे को भी याद कर कर के रो रही थी। उनके हालात दिन ब दिन बिगड़ते ही चले जा रहे थे। हम लोगों से दीदी की ये हालत देखी नहीं जा रही थी। मेरी कोशिश लगातार यही थी कि मैं अजय जीजा जी को किसी भी तरह से ढूंढ लूं। जीजा जी लेकिन मुझे कहीं भी मिल नहीं रहे थे। फिर एक दिन दीदी ने इन सभी परेशानी से हालातों से तंग आकर खुद को खत्म करने की कोशिश की। तब जाकर ताऊ ने दीदी से कहा कि तुम जिस इंसान के लिए पागल हो रही हो वो तो तुम्हें छोड़कर शहर भाग चुका है, और मैं तुम्हें बता दूं
कि उसने शहर में किसी दूसरी लड़की से शादी भी कर ली है। ताऊ के मुंह से ये बात सुनकर तो हम लोगों के पैरों तले से जमीन निकल गई थी। दीदी का तो रो रो कर बुरा हाल हो गया था। ताई ने दीदी को बहुत समझाया कि तुम्हारे ताऊ सही कह रहे हैं, जो इंसान तुम्हारे बच्चे के मरने पर नहीं आया वो इंसान बेवफा हो सकता है। अजय को तुम जितना अच्छा समझती थी वो उतना अच्छा नहीं है। उसने तुम्हारे साथ इसीलिए तो बोलचाल बंद कर दी थी ताकि वो तुम्हें छोड़कर आराम से चला जाए। अब देखा ना, वो तुम्हें छोड़कर चला भी गया है। ताऊ कहने लगे कि मोहब्बत की शादी का यही नतीजा होता है। हम लोग तुम्हारे लिए कुछ गलत नहीं सोचते, लेकिन तुमने तो हमें बिना बताए शादी कर ली थी। तुमने भी ये दिखा दिया कि तुम हमारी सगी औलाद नहीं हो, जबकि मैंने हमेशा तुम्हें अपनी सगी औलाद मानकर ही पाला था। लेकिन तुमने तो अपने जीवन का इतना बड़ा फैसला हमसे बिना पूछे ही कर लिया, और अब देख लो, ये सब उसी का ही नतीजा है। अब मैं तुमसे यही कहूंगा कि तुम उस इंसान के लिए अपनी जिंदगी खराब नहीं करो, बल्कि तुम्हें अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करनी चाहिए, और हम तुम्हारा रिश्ता दूसरी जगह तय कर देंगे। वहां पर तुम खुशी खुशी शादी कर लो। ताऊ की बात सुनकर तो दीदी पागल सी हो गई थी। काफी दिनों तक उनकी हालत ऐसी ही रही थी। मैं भी घर के इस माहौल की वजह से वापस नहीं जा पा रहा था, क्योंकि वापस जाकर मुझे पता था कि मैं वहां भी और भी ज्यादा परेशान रहूंगा। मेरा ध्यान बार बार घर पर मेरी दीदी के पास ही रहेगा। इसीलिए मैंने यहीं पर रुकने का फैसला कर लिया था। अभी कुछ ही दिन गुजरे थे कि अजय जीजा जी के घर वाले हमारे घर आकर खूब हंगामा काटने लगे थे। उन्होंने कहा कि हमारे बेटे को तुम लोगों ने कहाँ पर कैद कर लिया है। उनका कहना था कि अजय काफी दिनों से लापता है, वो घर पर नहीं आया है, उसका नंबर भी बंद जा रहा है। हमने उसको काफी जगहों पर तलाश कर लिया, लेकिन वो कहीं भी नहीं मिल रहा। ताऊ ने उन लोगों से कहा कि आपका बेटा तो यहाँ पर नहीं आया है। वो लोग बहुत ज्यादा हंगामा काट रहे थे। इसकी आवाज दीदी को भी चली गई थी। ताऊ इस हंगामा को खत्म करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैं कंफ्यूज था कि ताऊ ने उन लोगों को क्यों नहीं बताया कि जीजा जी ने तो दूसरी शादी कर ली है और वो शहर में जाकर अपनी पत्नी के साथ रह रहे हैं। ये हंगामा काफी देर तक इसी तरह से चलता रहा। फिर उसके बाद वो लोग अपने घर वापस चले गए थे। न जाने ताऊ ने उनसे ऐसी क्या बात कह दी थी कि वो लोग खामोश होकर वहां से चले गए। ये सोच सोच कर मेरा दिमाग खराब हो रहा था कि आखिर अचानक जीजा जी कहाँ चले गए। इन दिनों ताऊ भी मुझे बहुत परेशान लग रहे थे। वो ठीक से घर में ना तो बैठ रहे थे और ना ही हम लोगों के साथ अच्छी तरह से बातचीत कर रहे थे। यहाँ तक कि अब वो ढंग से खाना भी नहीं खाते थे। वो बिना खाना खाए ही न जाने कहाँ पर चले जाते थे। उनका बिहेवियर तो शुरू से ही बहुत कड़क था, लेकिन आजकल तो वो हम लोगों के साथ और भी ज्यादा गुस्से से बात करने लगे थे। इधर अजय जीजा जी के घर वालों को उनका अभी तक कुछ भी पता नहीं चल पाया था। मुझे लगता था कि अजय जीजा जी ने शहर में जाकर कोई शादी वादी नहीं की है, बल्कि असल में वो तो कहीं गुम हो गए हैं। मुझे अब कुछ गड़बड़ महसूस हो रही थी। अब जो भी करना था वो मुझे ही करना था। मैंने अपने ताऊ पर कड़ी नजर रखने के बारे में सोच लिया था, क्योंकि इसके अलावा मेरे पास अब और कोई भी चारा नहीं था। और यही वजह थी कि जब एक दिन मैं ताऊ जी को टिफिन देने के लिए खेतों की तरफ चला गया, तो उस वक्त मेरे लिए ये बहुत अच्छा मौका था कि मैं ताऊ का पीछा करूं और ये देखूं कि अब वो हर रोज ज्यादातर अपना टाइम कहाँ पर बिता रहे थे। मैं जब खेतों पर लोगों के पास गया तो उन्होंने बताया कि तुम्हारे ताऊ यहाँ तो आए ही नहीं हैं। मैं उनकी बात सुनकर हैरान रह गया, जबकि सुबह ही तो वो घर से ही खेतों के बारे में कहकर ही निकले थे। फिर एक आदमी ने बताया कि ताऊ को उसने बड़ी हवेली की तरफ जाते देखा था। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ और सोचने लगा कि उन्हें बड़ी हवेली में क्या काम पड़ गया। चौकीदार ने भी मुझे रोकने की बहुत कोशिश की थी। पहले तो वो झूठ बोल रहा था कि ताऊ हवेली में नहीं है, लेकिन जब मैं वहां से पलटकर घर आने के लिए मुड़ा कि तभी मुझे चिल्लाने की आवाजें सुनाई दी। कोई बचाओ बचाओ चिल्ला रहा था। मुझे कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ कि चिल्लाने की आवाज किसकी थी। मेरे कुछ भी समझ में नहीं आया, लेकिन मैं तुरंत ही दौड़ता हुआ बड़ी हवेली के अंदर गया। मुझे चौकीदार ने रोकने की कोशिश की,
लेकिन मैंने उस वक्त उसे भी धक्का देकर वहीं गिरा दिया। मैं भागकर हवेली के ऊपर वाले पोर्शन में बने हुए कमरे के अंदर गया तो वहां का नजारा देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। उस वक्त ताऊ के हाथ में बंदूक थी और एक तरफ अजय जीजाजी कुर्सी से बंधे हुए थे। उनके हाथ पैरों को बहुत ही मजबूती से बांध कर रखा गया था और वो काफी जख्मी हालत में थे। ताऊ बंदूक से उन्हें मारने की कोशिश कर रहे थे। मैंने तुरंत जाकर उनके हाथ से बंदूक छीनने की कोशिश की और उनसे कहा कि आप ये सब कुछ क्या कर रहे हो। ताऊ ने कहा, मुझे छोड़ दो वरना ये बंदूक मैं तुम्हारे ऊपर चला दूंगा। मैंने कहा, ताऊ जी आप ऐसा नहीं कर सकते। वो बोले, बस अब बहुत हो गया, आज तो मैं इसे जान से मार कर ही रहूंगा। मैं लगातार बंदूक छीनने की कोशिश कर रहा था। हम दोनों के बीच भी बहुत ज्यादा बहस हो रही थी कि तभी इसी दौरान बंदूक की गोली अचानक मेरे कंधे पर लग गई। मेरे कंधे से खून निकलने लगा और मैं जमीन पर गिर गया था। उन्हें जब मेरी ऐसी हालत देखी तो वो बुरी तरह से घबरा गए। चौकीदार भी वहां पर आ गया था। वो लोग उस वक्त जीजा जी के बारे में तो भूल ही गए और फिर वो मुझे जल्दी अस्पताल लेकर जाने लगे। जब मैं अस्पताल पहुंचा तो वहां पर मेरे कंधे का ऑपरेशन हुआ और मेरे कंधे से गोली निकाल ली गई थी। मेरी तबीयत जब बेहतर हुई तो मुझे अपने ताऊ पर काफी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। घर वाले बहुत परेशान हो गए थे कि मुझे गोली कैसे लग गई। सब लोग मेरे पास थे। ताऊ मुझे देखकर शर्मिंदगी से अपना सर झुकाए खड़े थे क्योंकि उनके हाथ से ही तो मुझे गोली लग गई थी। दीदी भी मेरे लिए बहुत परेशान थी। मैं दीदी के मासूम चेहरे को देखकर निराश हो रहा था, लेकिन मैं इस बात को भी जानना चाहता था कि आखिर ताऊ ने अजय जीजा जी को मारने की कोशिश क्यों की थी। भगवान की करनी अच्छी थी कि जीजा जी सही सलामत थे और फिर वो अस्पताल में मुझसे मिलने के लिए भी आ गए थे। वहां पर मौजूद सारे लोग जीजा जी को अचानक वहां देखकर हैरानी में पड़ गए थे। उस वक्त वहां मौजूद सभी लोग जीजा जी से बहुत गलत तरह से बात कर रहे थे। फिर मैंने सबको शांत कराया कि अब जीजा जी से कोई कुछ भी नहीं कहेगा, क्योंकि मैं आप सब लोगों को बताता हूँ कि आखिर जीजा जी कहाँ चले गए थे। मैंने उनके बारे में सब कुछ बता दिया तो सब लोग परेशान हो गए। मेरे ताऊ बहुत शर्मिंदा हो रहे हैं। दीदी ने ताऊ से कहा कि क्या मेरा भाई सच कह रहा है। ताऊ को एहसास हो गया था कि मैं उनकी चलाई गई गोली से मर भी सकता था। वो मुझे अपने बेटे से भी बढ़कर मानते थे और इसीलिए उन्हें अपनी करनी पर बहुत अफसोस था। उन्होंने अब यही बेहतर समझा कि उन्हें अब अपने मुंह से ही सारा सच बता देना चाहिए। दीदी अपने पति को देखकर बहुत ज्यादा रो रही थी। ताऊ ने बताया कि मुझे अजय शुरू से ही पसंद नहीं था, क्योंकि हमारी जवानी के दिन में अजय का पिता और तुम्हारा पिता दोनों दोस्त थे और हम लोग इस गांव के बहुत बड़े बदमाश भी थे। अजय के पिता के घर का माहौल बहुत ज्यादा खराब था। वो लोग खानदानी लोग नहीं थे। फिर हमें पता चला कि इसके पिता ने इसे भी अपनी ही तरह बनाया हुआ है। मुझे ये खबर भी सुनने को मिली थी कि ये 1-2 बार चोरी करते हुए भी पकड़ा गया था। इसके पिता को मैं पहले से ही जानता था। जब गांव में इसके बाप की करतूतें ज्यादा फैलने लगी और वो बदनाम होने लगा तो गांव की पंचायत में ही ये फैसला हुआ कि उनके परिवार को इस गांव से निकाल दिया जाएगा, क्योंकि इन लोगों की वजह से पूरे गांव का माहौल बिगड़ता चला जा रहा था। गांव के और बच्चे भी बिगड़ रहे थे और फिर बाद में जिस शहर में मैंने कविता को पढ़ने के लिए भेजा, वहीं पर इसके बाप ने इसे पढ़ने के लिए भेज दिया था। और इन दोनों की मुलाकात वहां कब और कैसे हुई और फिर कैसे इन लोगों ने शादी कर ली, मुझे इस बारे में कुछ पता ही नहीं चला। जब ये दोनों यहाँ पर शादी करके आ गए तो मैं हैरान रह गया था। मैं इसे काफी देर पहचानने की कोशिश कर रहा था और फिर मैं कुछ देर बाद ही इसे पहचान भी गया था। मैं नहीं चाहता था कि मेरी भतीजी की शादी एक चोर के साथ हो और उसके ससुराल वाले ऐसे हों। मेरी भतीजी इतनी पढ़ी लिखी और इंटेलिजेंट थी, उसे कोई भी अच्छा लड़का मिल सकता था, लेकिन उसने इसके जैसे घटिया इंसान को अपने लिए चुना था। ये तो भोली भाली है, क्योंकि इसे अजय के बारे में कुछ भी नहीं पता है। काफी सालों पहले मैं भी गलत काम करता था। ये बात अजय के पिता ने उसे बता दी थी।
उसके बाद ये कविता को लेकर इस घर में ही रहने के लिए आ गया था। मुझे अजय का अपने घर में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अजय के घर का माहौल बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मैं अपनी भतीजी का रिश्ता ऐसी जगह बिल्कुल नहीं करना चाहता था जहाँ के लोग खानदानी चोर हैं। मैं खुद चोर जरूर था, लेकिन मैंने हमेशा सभी को अच्छी ही सीख दी थी। और जब मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ और मैंने सब चीजों को सुधारा, तब तो मैंने अपने भाई बहन और तुम लोगों को इस सब से दूर रखने की पूरी कोशिश की थी। लेकिन कविता तो मेरी कोई बात मानने को तैयार ही नहीं थी। इसीलिए मैंने फैसला किया कि अब मुझे ही अजय को अपनी भतीजी से दूर करना होगा। मैंने इसे कहा था कि मेरे घर से चला जाए, लेकिन ये मेरे घर से जा ही नहीं रहा था। इसलिए मैंने सोचा कि मुझे इसके साथ कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। मैंने पहले इसे मौका दिया कि तुम मेरी भतीजी के करीब मत आना और उससे दूर ही रहो, और हो सके तो उसे छोड़ दो। लेकिन ये मेरी बात नहीं मान रहा था। मैंने इसे कहा कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारी सच्चाई अपनी भतीजी को बता दूंगा, फिर वो खुद तुम्हें छोड़ देगी। वो मेरी बात सुनकर परेशान हो गया, क्योंकि ये नहीं चाहता था कि इसकी सच्चाई खुलकर मेरी भतीजी के सामने आ जाए। मैंने इसको लाख मना किया कि कविता को डाइवोर्स दे दो, पर ये तो उसके और भी ज्यादा करीब आ रहा था। ये मेरी 1-2 बार की धमकी में तो आ भी गया था और फिर कुछ दिनों के लिए ये चला भी गया था। लेकिन जब इसे ये पता चला कि कविता प्रेग्नेंट है, तो फिर ये उससे मिलने के लिए बेचैन हो गया था। ये चाहता था कि ये कविता को लेकर अपने घर चला जाए। हालांकि मैं भी यही चाहता था कि ये मेरे घर में ना रहे, लेकिन मैं अपनी भतीजी को इस चोर के घर नहीं भेजना चाहता था। मैंने इसको किडनैप करवा दिया। मैंने इसे समझाने की कोशिश की, लेकिन ये नहीं समझा। मैंने इसे धमकी भी दी थी कि मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। मैं जान गया था कि यह अभी भी मेरी भतीजी का पीछा नहीं छोड़ रहा है। इसीलिए मैंने इसको गुंडों से कहकर आधी रात को बीच रास्ते में किडनैप करवाया, और इधर कविता को मैंने खाने में बच्चा गिराने की दवाई भी खिला दी थी। उससे ही कविता की तबीयत बिगड़ गई और फिर उसका बच्चा भी इस दुनिया से चला गया। इधर अजय को मैं पहले ही किडनैप करवा चुका था। मैं इसे मारने से पहले समझाने की कोशिश कर रहा था। मैं लगभग हर रोज जाकर इसे समझाता था कि ये मेरी भतीजी को छोड़ दे, इसके पास अभी भी वक्त है, वरना मजबूरन फिर मुझे इसे मारना होगा। ये इस गांव से गायब होकर वापस शहर चला जाए और वहां पर जाकर दूसरी शादी कर ले, ताकि कविता को भी ये यकीन हो जाए कि मैंने उसे जो झूठ कहा था वो झूठ नहीं है, और यही करने पर मैं उसे इसकी जिंदगी बख्श सकता था। लेकिन इसे तो मौत ज्यादा प्यारी थी। इधर कविता को भी सब्र आ गया था। मैंने फैसला किया कि अब मुझे इसे मार देना चाहिए, और आज मैं इसको मारने ही वाला था कि तुमने बीच में आकर इसको बचा लिया। जब दीदी ने ताऊ की सारी बातें सुनी तो वो फूट फूट कर रोने लगी। वो कहने लगी, मुझे नहीं पता था ताऊ जी कि आप तो मोहब्बत करने वालों के इतने बड़े दुश्मन बन सकते हो। अजय सुधर गया है और अब वो मेहनत से पैसा कमाता है। आपने देखा नहीं कि आपने उसे जहाँ कहा वहीं पर वो नौकरी करने लग गया था, और वहां पर भी वो मेहनत से ही पैसे कमा रहा था। वो मेरी खातिर पूरी तरह से बदल गया था। दीदी ने ताऊ से कहा कि मुझे अब आपसे कोई रिश्ता नहीं रखना है। मैं मानती हूँ कि आपने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया। आप मेरे पिता के दर्जे से भी ज्यादा ऊंचे हैं, लेकिन आप तो मेरे भगवान बनने की कोशिश कर रहे थे। दीदी ने फैसला किया था कि वो हमारे घर को छोड़कर हमेशा के लिए चली जाएंगी और ताऊ जी से अब वो कोई वास्ता नहीं रखेंगी। ताऊ जी को भी अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। उन्होंने दीदी से माफी मांगने की बहुत कोशिश की, लेकिन शायद ताऊ जी के किए की सजा यही थी कि दीदी ने उनसे अपने सारे रिश्ते नाते खत्म कर दिए। दीदी हमारे घर से अब जीजा जी के साथ शहर जा चुकी थी और अब वो शहर में हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रही है। ताऊ को उनके किए की सजा मिल गई है। उनके घर की इकलौती बेटी, जिसको उन्होंने इतने लाड़ प्यार से पाला था, वो अब उनसे दूर हो गई थी। दीदी ने उस दिन के बाद से ताऊ जी को कभी भी पलट कर नहीं देखा, क्योंकि उन्होंने उनके बच्चे की जान ली थी। वो उन्हें कभी माफ नहीं कर सकती थी। दीदी के जाने के बाद ताऊ बहुत ज्यादा बीमार रहने लगे थे और अपनी गलती की माफी
वो दीदी से मांगना चाहते थे, लेकिन दीदी ने ताऊ को पलटकर नहीं देखा और अब वो अपने पति के साथ खुश हैं। लेकिन इधर सारे गांव में मेरे ताऊ की अच्छी खासी बदनामी हुई। अब वो घर में ही रहते हैं और ज्यादा घर से बाहर नहीं निकलते और बस हमेशा बीमार ही बने रहते हैं। लेकिन मैं यही चाहता हूँ कि मेरे ताऊ जी ठीक हो जाएं और मेरी दीदी भी हमेशा अपने ससुराल में अपने पति के साथ खुश रहे। दोस्तों, बुरे लोगों के साथ हमेशा बुरा ही होता है और बुरे लोगों के बुरे कामों की वजह से अच्छे लोग भी उनका साथ देना छोड़ देते हैं। हमारे घर में भी अब बाकी लोगों ने ताऊ जी से ज्यादा बातचीत करना छोड़ दिया है। मैं तो शहर में ही आकर रह रहा हूँ। अब मेरे ताऊ बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं और अकेले ही अपनी बीमारी से लड़ रहे हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करके मेरे चैनल को सपोर्ट करें।